और तो 100 प्लस 80 कितना हो जाएगा 180। और यह भी जानते हैं कि एक चक्रीय चतुर्भुज में यदि यह बाह्य कोण थीटा है तो इसके विपरीत का अंतः कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। इसका मतलब यदि यह 80 डिग्री का है तो इसका यह बाह्य कोण CDF भी कितने का होगा, 80 डिग्री का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका प्रोबेबिलिटी से है, प्रायिकता से। एक बार पासा फेंकने पर एक से अधिक संख्या प्राप्त करने की कितनी संभावना होगी? एक बार पासा फेंकने पर एक से अधिक आने की संभावना प्रायिकता क्या? अभी हमने जाना कि प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होती है, कि पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटकम्स आने की संभावना डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबिलिटीज इक्वल सम। तो हमने देखा कि जब एक पांसे को फेंका जाता है तो आने की संभावना क्या होती है, 1 2 3 4 5, कुल हमारी कितनी संख्या प्राप्त हो सकती है, 6 संख्या प्राप्त हो सकती है। और हमें पूछा गया है एक से अधिक, तो एक से अधिक कितनी संख्या होंगी, 2 3 4 5, यानी कुल मिलाकर 5। तो एक से अधिक आने की आपकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/6। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 आपका एक सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का क्वेश्चन। इसमें आपको दिया गया है 5.5 की पावर 4 माइनस 3.5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 की। हम सभी जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी इसके बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस का b। तो इस पावर 4 को मैं लिख सकता हूं पावर 2 की पावर 2। इस 4 को इसी प्रकार से मैं लिखता हूं स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अभी आपका यह बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी के बराबर क्या होता है, a प्लस का b, a माइनस का b। यह बनेगा आपका 5.5 माइनस का 3.5 का। दूसरे में प्लस में आएगा तो 5.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल। डिवाइड में आपके पास लिखा है 5.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 का होल। इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फिर से यह शेष रहा, उसमें फिर से लगा दूंगा क्या, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बराबर a प्लस का b, और दूसरा ब्रैकेट आपका बनेगा a माइनस 5 3 8 9 गुणा, इसको माइनस करूंगा 2 आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 80। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दिया गया है दीप और राकेश के पास कुल 160 स्टैम्प हैं। दीप और राकेश के पास कुल 160 स्टैम्प हैं। दीप के पास राकेश की तुलना में दीप के पास राकेश की तुलना में 10 अधिक स्टैम्प हैं।
दीप के पास कितने स्टेम? देखिए हमें दिया है कि दीप और राकेश के पास कुल स्टेम्पों की संख्या 160 है और दोनों का अंतर भी हमें दिया गया है कि दोनों का अंतर कितना है 10। पर जिसमें दीप के पास राकेश के अधिक है, कितने अधिक है? 10। हमें निकालना है कि दीप के पास कुल कितने स्टेम्प है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आएगा 2D बराबर 170 और यदि इसमें 2 का भाग देते हैं तो आपका कितना बनेगा? दीप के पास कुल कितने? 85 स्टेम्प। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इसमें आपको दिया गया है कि एक लड़के ने अपनी टोपी 24 रुपए में बेच दी। एक लड़के ने अपनी टोपी 24 रुपए में बेच दी और अंकीय रूप से लागत मूल्य के बराबर और अंकीय रूप से लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। टोपी का लागत मूल्य होगा देखिए यह प्रश्न आपका ऑप्शन से बहुत अच्छे तरीके से होता है। सबसे पहले मैं आपको सिंपल तरीके से करना बता देता हूँ कि हमने माना कि लागत मूल्य आपका x है तो हमें लाभ भी कितने का होगा? x प्लस विक्रय मूल्य आपका बराबर क्या होता है कि लागत मूल्य प्लस का प्रॉफिट बराबर s और हमें लाभ कितने का होगा? x का x प्रतिशत मतलब होता है बटे में। तो बराबर आपको विक्रय मूल्य दिया है कितना? 24 तो आपका बनेगा x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 बराबर 24। चलिए एलसीएम लेते हैं तो आपका आएगा 100 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 24। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर 100x प्लस का 100x बराबर 24। 2400 को उधर लाऊंगा तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 100x माइनस का 2400 बराबर। हमें 2400 के ऐसे दो भाग करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 2400 आया, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? आपका 100 आना चाहिए। तो आपके बनेंगे हैं 20 और 120। आपके इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे 20 गुणा 120 तो एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस का 20x माइनस का 2400 बराबर 0। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100 मल्टीप्लाई करने को कितना आएगा? 2400। यदि मैं x कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस का 120 और माइनस का 20 कॉमन ले लूंगा तब भी x प्लस का 120 बराबर 0। एक ब्रैकेट आपका x प्लस 120 और दूसरे ब्रैकेट में आपका बनेगा x माइनस का 20 बराबर 0। यदि हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस 120 और यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 20। हमें निकालना है लागत मूल्य। आपका लागत मूल्य कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए x का मान कितना आएगा? देखिए एक बार हम इसको ऑप्शन से भी देख लेते हैं कि यदि आपको ऑप्शन दिया है 20 तब हम इसका आंसर कैसे चेक। तो हमें पता है कि आपका विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 24, यानी एसपी आपका आना चाहिए 24 और हमने माने का लागत मूल्य हमारा 20 है तो लाभ भी कितने का होगा? 20 का 30%। कितना हो जाएगा? 20 प्लस का 4 कितना? 24।
दोनों समान हो गए, मतलब आपका लागत मूल्य कितना हो जाएगा 20। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्षेत्र विधि एडवांस है। देखिए इसमें आपको दिया गया है तो वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 6050 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 6050 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? इसके विकर्ण की लंबाई क्या? हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 डी बराबर कितना आ जाएगा 6050 डी इसके बराबर हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0 5 तो 10 और 6 2 डी की वैल्यू हो जाएगी 121 डबल जीरो का स्क्वायर रूट 121 10 होता और 11 होता है और डबल जीरो का 1 तो आपके विकर्ण की लंबाई आएगी 110 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 भी आपका एडवांस का क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण घन है। हमें कौन सी संख्या निकालनी है? एक पूर्ण घन संख्या निकालनी है। ऑप्शन आपको दिया है 227 256 और 216। तो आपका पूर्ण घन कितना है 216 कितने का होता है 6। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दिया गया है कि दो समकोण वृत्तीय बेलनों की त्रिज्याएं, दो समकोण वृत्तीय बेलनों की त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में और उनकी ऊंचाई 4:5 के अनुपात में है। उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले हमें बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की जानकारी होनी चाहिए जो आपका होता है 2πr h। दोनों 2π कांस्टेंट है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। r1 की वैल्यू हमें दे रखी है 3 और h1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 4। उसी प्रकार से r2 की वैल्यू हमें दे रखी है 4 और h2 की वैल्यू हमको दे रखी है 5। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो दोनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना निकल कर आएगा 3:5। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। यह भी आपका एडवांस ज्योमेट्री से, अगला प्रश्न आपका ज्यामिति से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें हमें दिया है कि एक कोण का माप इसके पूरक से 5 गुना है। एक कोण का माप इसके पूरक से 5 गुना है। कोण का माप
हमें जानकारी होनी चाहिए पूरक का मतलब क्या होता है। दो ऐसे कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है 90 डिग्री। और हमें कहा गया कि एक कोण क्या है इसके पूरक का 5 गुना है। यानी हमने मान लिया कि एक कोण x का पूरक x है तो इस कोण का मान हो जाएगा 5x और दोनों का योग कितना होना चाहिए 90। हम देखेंगे 6x का मान हो जाएगा 90, x का मान कितना आएगा 90/6 यानी 15। हमें पूछा गया है कि इस कोण का मान क्या होगा 5x, तो 15 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 15×5, तो वह कोण कितने डिग्री का होगा आपका 75 डिग्री का होगा 75 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 आपको दिया गया है एसआई से सिंपल इंटरेस्ट। इसमें कहा गया है कि भिन्न भिन्न बैंकों से 8,000 रुपए पर दो वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर, 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज में अंतर 20 रुपए है। 20 रुपए। दो बैंकों की ब्याज दर में प्रतिशत अंतर क्या होगा? तो बैंकों की ब्याज दर में प्रतिशत अंतर कितना होगा? तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि दर क्या होती है, रेट क्या होती है। तो दर होती है आपकी 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज। जैसे हमें दिया गया है कि 100 रुपए पर 1 साल में यदि हमें 5 रुपए प्राप्त होते हैं तो आपकी दर बराबर होगी 5%। तो इस वाले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं कि इस वाले प्रश्न में क्या दिया गया है। तो इस वाले प्रश्न में हमें दर ही ज्ञात करनी है, रेट दोनों का अंतर। तो रेट बराबर क्या होगा? तो हमने देखा कि हमें 20 रुपया ब्याज मिल रहा, कितने रुपए पर? 8,000। लेकिन हमें कितने पर चाहिए? यह ब्याज कितने साल का है? 2 सालों का है। लेकिन हमें कितने साल का चाहिए? 1 साल का। तो यही आपको क्या हो जाएगा? दरों में अंतर। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 जीरो है, 2 1 3, 2 से 2 कैसे हो जाएगा? आपका बनेगा 1/8। यदि इसको हम दशमलव में लगाएंगे तो 0.10 हो जाएगा। 10 में भाग देते हैं तो 8 एकम 8 बचेगा, 2 20 हो जाएगा, 8 2 16 बचेगा, 5 8 40। दोनों बैंक ब्याज दरों में आपका अंतर हुआ 0.125%। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी आपका एडवांस से ही है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको दिया गया है कि एक नियमित बहुभुज का बाह्य कोण, एक नियमित बहुभुज का बाह्य कोण आंतरिक कोण का एक तिहाई है। आंतरिक कोण का एक तिहाई है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी, बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। एक हमें जानकारी होनी चाहिए किसी भी बहुभुज में, बहुभुज का मतलब होता है पॉलीगॉन जिसमें हमें अधिक भुजाएं हैं, तो किसी भी बहुभुज में बाह्य कोण
और आंतरिक कोण दोनों का योग होता है 180 डिग्री, क्योंकि दोनों मिलकर एक भुजा का निर्माण करते हैं। तो दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। हमें कहा गया है कि बाह्य कोण आंतरिक कोण का एक चाहिए थे, हमने आंतरिक कोण 3 मान लिया, तो बाह्य कितना हो जाएगा 1 और दोनों का योग कितना होना चाहिए 180। 4 यूनिट की वैल्यू 180 हो जाएगी, तो 1 यूनिट का मान आएगा 180/4, कितना आएगा आपका 40। और बहुभुज की भुजाओं की संख्या साइड की वैल्यू कितनी होती है, साइड का मान होता है आपका 360 डिवाइडेड बाई बाह्य। तो 360 और बाह्य कोण का मान हमें दिया है कितना 45। 9 5 45 होता है, 9 4 कितना हो जाएगा 36 और 5 8 40। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी आप 8। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है छात्रों की अधिकतम संख्या क्या है। हमें छात्रों की संख्या निकालनी, छात्रों की अधिकतम संख्या क्या है, जिनमें 175 केले और 175 केले और 105 संतरे बराबर बराबर बांटे जा सकते। देखिए यहाँ पर हमें अधिकतम संख्या निकालनी है और अधिकतम संख्या निकालने के लिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, HCF का प्रयोग करेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो 175 और 105 का हमें महत्तम समापवर्तक निकालना होगा। महत्तम समापवर्तक होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में भाग चला जाए, जिससे यह दोनों संख्या विभाजित हो जाए। तो दोनों संख्याओं में क्या है, 5 से कैंसिल हो रही है, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 से 15 बचेगा, तो 5 5 25, 5 जो 10 होता है, 7 से कैंसिल करते हैं, 7 5 35, 7 21, दोनों का अंक कितना हो जाएगा 7 5। तो व्यक्तियों की अधिकतम संख्या भी कितनी हो जाएगी 35। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 39 यह भी आपका एक नंबर सिस्टम से प्रश्न, जिसमें कहा गया है किस छोटी से छोटी संख्या से किस छोटी से छोटी संख्या से 15,562 को विभाजित किया जाए। 15,562 और 16,562 को विभाजित किया जाए कि परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। संख्या का पूर्ण वर्ग होने के लिए इनके गुणनखंडों का पेयर बनना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसका हम पेयर बनाते हैं। 16,562 सबसे पहले 2 से विभाजित होती है, 2 8 16, 2 2 4, 2 8 16, 2 1। चलिए इसके बाद हम देखते हैं किससे विभाजित होती है। 8 2, 10 8 18 1 19। 7 से चेक करते हैं क्या 7 से विभाजित होती है क्या, तो 7 1 7 बचेगा 1 12 हो जाएगा। 7 1 7 बचेगा 5, 7 8 56 बचेगा 2 21 7 3
7 से हम फिर से विभाजित करते हैं, तो 7 से विभाजित करने पर 7 एकम 7 बचेगा 4, 7 6 42 बचेगा 6, 7 9 63, और यह हम जानते हैं कि 13 से कैंसिल होती है, 13 बार 13 से। हमने देखा इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर, लेकिन 2 आपका एक्स्ट्रा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो इस संख्या को हमें कितने से विभाजित करना होगा, 2 से विभाजित कर देंगे, तो यह आपकी संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया गया है? इसमें दिया है कि एक डिजिटल कैलकुलेटर में अंक, एक डिजिटल कैलकुलेटर में अंक 2, 5, 8 और 4, 2, 5, 8 और 4 कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि वह 6 अंक वाला, यदि वह 6 अंक वाला कैलकुलेटर है, तो इस कैलकुलेटर का उपयोग करते हुए कैलकुलेटर का प्रयोग करते हुए 2 संख्याओं दोनों संख्या 0 से बड़े अंकों से बनी है, दोनों संख्या 0 से बड़े अंक से बनी है। इनमें अंकों को दोहराया नहीं गया है, इनमें अंकों को दोहराया नहीं गया। के मध्य अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं? के मध्य अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं? देखिए हमें एक कैलकुलेटर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि आपके 4 अंक कार्य नहीं कर रहे हैं, 2, 5, 8 और 4। और यह भी कहा गया है कि जो कैलकुलेटर है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ 6 ही अंकों को लिख सकते हैं, और बताना है कि इनमें अधिकतम आपकी संख्या क्या हो सकती है। तो अधिकतम आपकी संख्या वही होगी जो हम कैलकुलेटर के द्वारा सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या आपकी होगी 9। 9 के बाद नंबर आता है 8 का, लेकिन 8 हमारा कार्य नहीं कर रहा है, तो कितना आएगा? 7। 7 के बाद आएगा 6। 6 के बाद आपका 5 आएगा, लेकिन 5 आपका कार्य नहीं कर रहा है। 5 के बाद आपका 4 आएगा, 4 भी कार्य नहीं कर रहा है। फिर आएगा 3। 3 के बाद 2, लेकिन 2 फिर से कार्य नहीं करता है, तो कितना आएगा? 1, और 1 के बाद 0। यही आपकी एक वह बड़ी अधिकतम संख्या है जिसका हम इस कैलकुलेटर के द्वारा प्रयोग करते हुए बना सकते हैं, और यही आपका क्या होगा? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यह प्रश्न इस पेपर का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 40। बड़े अच्छे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न। चलिए इसमें कहा गया है कि एक विद्यालय में 65% विद्यार्थी लड़कियां हैं। 65%
विद्यार्थी लड़कियां हैं। सभी विद्यार्थी सामाजिक कार्य के लिए सभी विद्यार्थी सामाजिक कार्य के लिए धनराशि एकत्र करने में योगदान करते हैं। धनराशि एकत्र करने में योगदान करते हैं। सभी लड़कियों ने कुल धनराशि का 40% योगदान किया। सभी लड़कियों ने कुल धनराशि का 40% एकत्र किया। यदि एकत्र की जाने वाली कुल धनराशि यदि एकत्र की जाने वाली कुल धनराशि 18,550 रुपए है। 18,550 रुपए है और प्रत्येक लड़के का योगदान और प्रत्येक लड़के का योगदान 265 रुपए है। 265 रुपए है। तो प्रत्येक लड़की का योगदान क्या होगा? प्रत्येक लड़की का योगदान प्रत्येक लड़की का योगदान क्या? हमने देखा कि एक स्कूल है, विद्यालय है जिसमें 65% लड़कियां हैं और इन लड़कियों के द्वारा योगदान किए जाने वाला हिस्सा 40% है और कहा गया है कि लड़के यदि प्रत्येक लड़का 265 रुपए देता है इनके द्वारा कुल योगदान याद करना है और हमें कुल एकत्र लड़की और लड़कियों के द्वारा योगदान जो किया गया वो है 18,550। तो हमने माने कि विद्यालय में कुल X विद्यार्थी हैं। लड़कों की संख्या X का कितना है? 35%। तो 35% लड़के हैं और प्रत्येक लड़के के द्वारा 265 रुपए कलेक्ट किए जाते हैं और 265 रुपए कलेक्ट करने के बाद यह जो रुपए होते हैं वह है 18,550 का 60%। यह 100 से क्या होगा? 100 कैंसिल हो जाएगा। हमें यहाँ से x का मान ज्ञात कर सकते हैं कि x बराबर आपका आएगा 18,550 गुणा 60 डिवाइड में आएगा 35 गुणा 265। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। हम इसको क्या है 5 से कैंसिल करते हैं। 5 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 5 7 35। 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो 5 3 15 बचेगा 3 5 7 35 5 1 5 जी। 7 से कैंसिल करते हैं 7 2 चलेगा 7 5 35 2 बचेगा 7 3 21 और 0। 5 से इसको कैंसिल करते हैं 5 5 25 होता है बचेगा 1 3 हो जाएगा 5 3 15। 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो 12 5 60 53 कैंसिल हो जाएगा। आपका x का मान आ गया 120। अब यदि हम लड़कियों की चर्चा करते हैं तो हमने देखा कि 120 कुल विद्यार्थी तो लड़कियां कितनी है 65%। तो 120 गुणा 65/100 और इन लड़कियों के द्वारा योगदान किया गया है 22 का और 22 का योगदान करने के बाद यह राशि होनी चाहिए 18,550 का कितना 40%। तो आएगा आपका गुणा 40/100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो y का मान बचेगा 18,550 गुणा 40
बटे में 120 गुणा 40 से कैंसिल करेंगे आपका हो जाएगा 3, 5 से कैंसिल करते हैं तो आएगा आपका 13, 5 से इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा 5 3 15, बचेगा 3 5 7 35, 5 1 5 0, ये आपका बचेगा 3710 डिवाइडेड बाय 3 गुणा 13 से भाग देते हैं, 13 2 26, बचेगा आपका कितना 26 के बाद 11 यानी 110, 13 से यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा तो रहने 3 से हो रहा है 7 3 10 11 या 3 से भी नहीं हो रहा है, तो इसको यदि हम इसमें डिवाइड देते हैं तो आपका यहाँ बनेगा लगभग 95.12, प्रत्येक लड़की के द्वारा 95.12 रुपए का योगदान किया गया। धन्यवाद। इस वाले टेस्ट पेपर में क्वेश्चन पेपर में आपके कुल इतने ही प्रश्न है 40 बने 45 जो कि मैथ से आए नहीं है। इसी प्रकार से हम लगातार प्रत्येक दिन के पेपर के यहाँ पर मैथ के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।